हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके DSSB डोमेस्टिक साइंस का जो आपका 26 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ है उसका ओवरऑल रिव्यू हम देने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से हम पूरा सटीक जानकारी नहीं दे सकते जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आ जाती है। लेकिन यहाँ एक तरीके से हम जो पिछले कुछ आपके ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस करने पर हम आपको ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ है, जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है, उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ किस तरीके का आपका पेपर आया है, कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 का। तो इस हिसाब से आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिन स्टूडेंट का पेपर है ओवरऑल रिव्यू से उनको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमें किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उनके लिए भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है और जिन्होंने पेपर दिया है उनको भी एक तरीके से तसल्ली हो जाएगी कि यस, हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं एक तरीके से सेफ है। तो 100% तो नहीं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आ जाती है हम कोई चीज़ 100% नहीं कह सकते, बट एक हम अनुमान के साथ चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा हुआ है एंड कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आए हैं और कट ऑफ क्या रहेगी। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। तो उनको भी एक तरीके से थोड़ा सा पता हो जाएगा कि किस तरीके का ये एग्ज़ाम होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर ये आपको सेशन पसंद आए, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका पार्ट 1 है, पेपर पहला, इसमें आपका रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ, इंग्लिश और हिंदी आपका पूछा जाता है, जो कि आपके 2020 पूरे सेक्शन होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये अदर एग्ज़ामों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कई बार होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो जैसे मान लो हमें जीएस करने का पहले मन है, हम कई बार करते हैं कि भाई हमें जीएस करने का मन है या मैथ करने का मन है, तो हम वो पहले करते हैं, फिर हम बाद में अदर चीज़ पर चले जाते हैं। बट इसमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। मतलब आपका शुरू से लेकर, जैसे मान लो पहले आपका रीजनिंग आया, आप जब तक उसके 20 क्वेश्चन नहीं कर लोगे तब तक आप क्या करते हैं, जीके जीएस पे नहीं जाओगे। अगर मान लो आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं, भाई निगेटिव मार्किंग है, आपको जितने क्वेश्चन करने हैं आपने किए और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो अगर आप आगे बढ़ गए तो आप बैक नहीं आ सकते। मतलब जैसे मान लो आप जीके जीएस पर चले गए तो आप बैक के आप सोच रहे हो कि अब मैं रीजनिंग का कर लूँ, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। यानी आपको सीक्वेंस से सारी चीज़ें करनी है, सारी अटेम्प्ट करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपके पास प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा आपका समय लगता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि टाइम आपका कैसे मैनेज होगा। और ये जो आपका पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, ये आपका 100 आपके क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक। बाकी अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर हम थोड़ा सा बात करें कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया, कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना थी। देखो ऑनलाइन पेपर होता है तो जिस तरीके के बच्चे के रिव्यूज़ आते हैं, जिस तरीके ने जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए, वही हमें पता चल पाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे जैसे जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, एरिक इरिक्सन की, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन से आए, विटामिन डी रिक्वायरमेंट और फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। वहीं साइंस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी से आपके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री से लगभग आपके 4 क्वेश्चन और बॉटनी से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और फिजिक्स से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। और अगर हम बात करें अदर चीज़ की, तो स्पेस प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, होम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 1 से 2 क्वेश्चन। और वहीं अगर हम बात करें तो शॉर्ट इन वीव से रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था, प्रिंटिंग एंड ड्राइंग से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे और चाइल्ड राइट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे।
लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके चाइल्ड राइट से थे और डाई से भी क्वेश्चन आए थे। कंज्यूमर एजुकेशन से रिलेटेड भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा सा बस आपको एक तरीके से ये हो गया है कि मतलब कहाँ कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो इनकी लैंग्वेज थी, मतलब इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी जो पूछने की लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी। यानी लोगों को, जो स्टूडेंट पेपर दे रहे थे, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो पहली बात तो निगेटिव मार्किंग में ऑलरेडी आपके पास एक प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, और सेकेंड पेपर में भी यही होता है कि आपको 20-20 आपके सेक्शंस होते हैं, उस हिसाब से आपको करना रहता है। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहाँ पे आपको कितना समय लगाना है। इसी वजह से मॉक टेस्ट आपके कराए जाते हैं ताकि आपका एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो पेपर जो है वो आपका एक तरीके से मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर था, इतना आप मान के चले। मतलब इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, लेंदी क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए थे यानी लॉन्ग पैटर्न में, और थोड़ा सा जो उसकी लैंग्वेज थी, यानी आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शायद एक बार में आपको ना समझ में आए, आपको उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़े। और कई स्टूडेंट का ये भी मानना है कि क्वेश्चन होम साइंस, मतलब जो आपका डोमेस्टिक साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड कम लग रहे थे, अदर चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा लग रहे थे। तो मतलब देखो, हर एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो उसको कई बार लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है कि क्वेश्चन डिफरेंट आए, थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बेसिकली क्वेश्चन जो आए थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे लैंग्वेज और डिफिकल्ट था, इतना आप मान के चले, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लेवल की बात कर रही हूँ वो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल रहा है, ठीक है। इतना आप मान के चलिए कि ये जो पेपर है ये बहुत इजी नहीं है, और एक पेपर से जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो पेपर वैसे भी इजी नहीं होता। इसमें ऐसा है कि आपका जो ये पेपर है उसके बाद आपका लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि मेंस देना है, कोई इंटरव्यू देना है, नथिंग, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा पेपर भी उस हिसाब से डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। तो इस बार का आप पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। अब देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ 2023 की जो मैंने कट ऑफ दी है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो EWS, यानी जिनको, जो आपके अनारक्षित होते हैं यानी सामान्य श्रेणी के होते हैं, और जिनको 10% का आरक्षण होता है वो होते हैं आपके EWS, ठीक है। तो EWS का 81.76, ठीक है। OBC का आपका 71, और UR मतलब आपके अनारक्षित है 86। तो यानी 86, 87 आप मान के चलिए। तो ये है आपके सामान्य श्रेणी के। अदर का यानी आपका 71, फिर 65, इस तरीके से आपका गया है। वहीं अगर हम बात करें आपके 2017 में, तो जो 2017 का आपका कट ऑफ रहा है वो आपका लगभग, अगर हम सामान्य की बात करें तो 80, और OBC की बात करें तो वहाँ पे 70, और SC ST 60 वगैरह, इस तरीके से आपका गया था। 2022 का कोई डेटा अभी एग्जैक्टली नहीं मिला है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपके 2025 की बात करूँ जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि जिस तरीके का पेपर है उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से मान के चलिए कि 90 से 95 एक तरीके से सेफ स्कोर लेकर चलिए, और यहाँ पे जो OBC है उसका 75 से 80 इतना आप लेकर चलिए। तो इस तरीके से आपका लगेगा कि मतलब क्लियर है। तो देखो, यहाँ पे कोई भी आपके पास ये प्रेशर नहीं होता है स्टूडेंट कि आपको फर्स्ट पेपर में इतने नंबर लाने हैं, सेकंड पेपर में इतने नंबर लाने हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है। मतलब आपके पास क्या होना है कि भाई जो आपका टोटल है भाई 200 आपका होता है, ठीक है, यानी 100 आपके पेपर 1 में और 100 आपके पेपर सेकेंड में। अब 200 में आपको कितने नंबर लाने चाहिए जो आपका एक तरीके से सेफ स्कोर हो सकता है। तो अगर मैं जर्नल वाली कैटेगरी स्टूडेंट की बात करूंगी, ठीक है, 2025 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो 200 अगर है आपका, तो अगर जर्नल कैटेगरी की बात करूंगी तो 110 प्लस आप मान के चलें। और वहीं अगर मैं अदर की बात करूंगी तो जो आपके अदर्स हैं 95, ठीक है, यानी जो EWS हैं उनको मान सकते हैं। और वहाँ पे अगर बात करें आपके OBC, जैसे मैंने आपको बताया
देखो एक सेफ स्कोर का मतलब ये होता है कि एक तरीके से ऐसा हो जहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट ही ना हो, है ना। जितना आपका जैसे कट ऑफ जाती है उससे थोड़ा सा नंबर एक्स्ट्रा ही होने चाहिए भाई। जैसे मान लो कि भाई किसी का गया, जैसे एक बार हुआ था 87 गया था और किसी के थे 86 पॉइंट कुछ करके थे, ठीक है। तब वहां पे ये दिक्कत हो जाती है ना कि आपके थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, मतलब 86 गया तो 87 और कुछ करके होना चाहिए। तो देखो मैं सेफ स्कोर बस इतना ही कहूंगी कि 100% लेकर आओ जर्नल वाले, ठीक है। अदर वाले आपका 80 से आपका 90 प्लस आप लेके आ सकते हो। तो अभी तो देखो जो आपका ऑफिशियल आएगा उससे थोड़ा सा हमें एक और अंदाजा मिल जाएगा, वो तो क्लियर हो ही जाएगा कि भाई कितनी गई है, लेकिन सेफ स्कोर आपका यही मान के चल सकते हो, क्योंकि जो आपका सामान्य श्रेणी के होते हैं उनका 40% आपका होता है पासिंग का, और जो अन्य होते हैं उसका 30 से 35% तक का होता है पासिंग मार्क। तो लेकिन यहाँ पे पासिंग मार्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है, कितनी कट ऑफ गई है उस हिसाब से हमें नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि भाई आपका निगेटिव मार्किंग है, उसमें डर भी लगता है। कोई यहाँ पे बाउंडेशन ये नहीं है कि आपको पेपर 1 में इतने लाने चाहिए, पेपर 2 में इतने लाने चाहिए, बस टोटल आपका एक तरीके से स्कोर अच्छा होना चाहिए। जब आपका टोटल स्कोर अच्छा है, ठीक है, 200 में आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है और एक सिलेक्शन से आपका जॉब लग जाता है। और लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो चीज़ होती है। तो बस इतना मान के चलिएगा स्टूडेंट कि एक तरीके से 100+ आप लेकर आइए जो जर्नल वाले हैं, ठीक है। और जो आपके OBC वाले हैं वो आप 90+ लेकर आइए। जो SC ST वाले हैं वो आप 80 से 90 या 75 से आपका आप एक तरीके से 75 से आप 85 के बीच ले आएंगे तो भी शायद हो जाएगा मे बी, क्योंकि इतना हाई तो नहीं जाएगी फिलहाल, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में आपका जो कट ऑफ गई है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। एक सेफ स्कोर मतलब एक तरीके से आपको मन में ये तसल्ली रहे कि नहीं मेरा हो जाएगा, ऐसा टाइप का। बाकी जो आपका ऑफिशियल जो चीज़ें आएंगी उससे थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो लेवल है वो आपका मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, लैंग्वेज आपकी कॉम्प्लिकेटेड थी। जैसे कि अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अहम रोल प्ले कर रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम की लैंग्वेज समझना आपके लिए ज़रूरी है, तब आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो आने वाले समय में जो LT और UGC नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, केवल जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी, देखो इंग्लिश आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को भी नहीं इंग्लिश से पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल जो आपकी लैंग्वेज पूछी जा रही है वो गूगल से सर्च करते हैं तो उस तरीके की जो लैंग्वेज होती है वो सच में उसका रियल अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे हिंदी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश भी देखेंगे तो शायद आप क्वेश्चनों को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ये मेरा मानना है। मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ और हमने अक्सर ये देखा है कि अगर हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितने में आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आगे जाके अगर आप कुछ पढ़ा भी रहे हो तो भी आपके लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। बाकी आप अच्छे से मेहनत कर ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका सीरीज़ है वो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, लगातार उनके जो सेशन हैं वो अटेम्प्ट करो। कई बार आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। सो ये रहा मेरा स्टूडेंट आज का एनालिसिस। हम 100% तो एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं कि भाई 100% सटीक जानकारी है, लेकिन जिस हिसाब से आपके पिछले कुछ वर्षों में मैंने पेपर देखा उस हिसाब से मैंने आपको ओवरऑल रिव्यू दिया है। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाए जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और आपको पता होगा कि आप कितने मार्क्स करके आए हो, एक अंदाज़ा तो आपको लग ही जाता है। बाकी थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल ही जाता है। सो टेंशन मत लो, आने वाले समय में जो आपका LT और UGC नेट का भी अगर आपने फॉर्म भरा हो तो आप उसकी तैयारी पे जुट जाओ, अदरवाइज यहाँ पे टेंशन लोगे तो वो वाला एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। सो ये रहा, चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।